हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं डू घोसला और ये हमारी इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज़ चल रही है जो आपके बीपीएससी की तैयारी में हेल्प करने वाले हैं आपको। तो ये है इस सीरीज़ का दूसरा क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, क्लास शुरू होने से पहले मैं आपको ये बात फिर से शेयर करना चाहूँगी कि अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी डाउट आपको समझ में आ रहे हैं, अगर क्वेश्चंस में कोई डाउट है या किसी पीवाईक्यू को समझने में परेशानी है या कोई कॉन्सेप्ट जो क्लियर नहीं हो रहा है, आप हमसे कमेंट सेक्शन में कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन, जैसा कि मैंने पहले भी डिस्कस किया है, इंडियन ज्योग्राफी हम लोग इसमें डिस्कस कर रहे हैं जो आपके बीपीएससी के प्रिपरेशन में आपको हेल्प करेंगे, जो 70वीं बीपीएससी होने वाली है उसमें। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र, प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था? यानी एंशिएंट टाइम में गंगा का जो सदर्न पार्ट है उसे क्या कहा जाता था? तो ये ऐसे भी है, इनडायरेक्टली एक ज्योग्राफिकल हिस्ट्री भी इसको आप कह सकते हैं। ऑप्शंस देखेंगे, अनर्त, तक्षशिल, चोल, उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो एंशिएंट टाइम में गंगा के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे, गंगा नदी के बारे में, तो उसे कहा जाता था मगध। मगध के नाम से इसे जानते थे। और ये ऑप्शन कहीं नहीं दिया है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा नंबर 5, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अटक में, अटक एक स्थान है, एक प्लेस है। अटक में अपनी पहाड़ी यात्रा के अंत में सिंधु नदी अफगानिस्तान की किस नदी से जुड़ती है? सिंधु नदी यानी इंडस रिवर बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडियन ज्योग्राफी में एक बहुत बड़ा पार्ट है। भारत की जो फिजियोग्राफी है उसमें सिंधु नदी का बहुत बड़ा हाथ है। तो सिंधु नदी अटक में अपनी पहाड़ी यात्रा के अंत में अफगानिस्तान में जाके किस नदी से जुड़ती है? ऑप्शंस देखेंगे, हेलमंद नदी, अमू दरिया, काबुल नदी, उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा काबुल नदी। देखिए स्टूडेंट्स, बीपीएससी का एक बहुत बीपीएससी एग्जाम की एक खासियत भी आप मान सकते हैं, या इसका एक प्रॉब्लम भी देख सकते हैं कि ऑप्शंस में जो नंबर 4 और नंबर 5 में जो ऑप्शंस दिए जाते हैं, एक में से एक से अधिक या एक में से कोई नहीं, इन सभी में से, यहाँ पे हमें हमेशा डाउट होता है। तो ये डाउट आपको तभी होगा जब आपको यहाँ के कॉन्सेप्ट में कहीं कोई प्रॉब्लम है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कैसे भी ऑप्शन आएंगे आप डायरेक्ट आंसर करेंगे, है ना। तो बहुत ध्यान से आपको चुनना है। इसका आंसर हो जाएगा काबुल नदी। काबुल नदी में जा करके जो सिंधु नदी है वो मिलती है अफगानिस्तान में, ठीक है। तो काबुल नदी, विश्व में जितनी भी रिवर सिस्टम्स हैं उनमें एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडस रिवर सिस्टम, और ये निकलती है कैलाश पर्वत श्रेणी से, बोमार्चू हेमानी यानी ग्लेशियर से निकलती है। और अफगानिस्तान में काबुल नदी इसके दाहिने तट से मिलती है, दाहिने यानी कि लेफ्ट साइड से मिलती है। और इसमें और भी अन्य सहायक नदियां हैं, खुर्रम, तोची, गोमस, विबोआ और संगर। देखिए इस तरह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि काबुल नदी जो है वो सिंधु नदी से किस तट से मिलती है, दाहिने से या बाएं से, है ना, किस तरफ से मिलती है। या ये ग्रुप बना के पूछा जा सकता है कि उसकी जो सहायक नदियां हैं, ये सारे सहायक नदियों के नाम दे दिया जाएगा, कहा जाएगा बताइए ये किसकी सहायक नदी है। तो इसका आंसर होगा काबुल नदी। आपको हर तरीके से अपने आप को तैयार रखना है स्टूडेंट्स कि आप कहीं भी चूक ना करें। एटलीस्ट पीवाईक्यू क्वेश्चंस के अगर क्वेश्चन आपको घुमा के पूछे जाएं तो वहां तो बिल्कुल भी नहीं। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित तुलना के आधार पर हिमालयी नदी प्रायद्वीपीय नदी से तुलना करें। तो देखिए भारत में 2 तरह की रिवर्स होती हैं, है ना। एक तो हिमालयन रिवर होती है और एक पेनिनसुलर रिवर होती है। तो इसे तुलना करने की बात कह रहा है। ये देखिए, ये अगर हम मान लेते हैं, ये परफेक्ट तो नहीं है स्टूडेंट्स, लेकिन फिर भी ये हमारा अप्रॉक्सीमेट मैप है इंडिया का, ठीक है।
ये आपको बस ऐसे रफ समझाने के लिए मैं बना रही हूँ। तो ये देखिए, यहाँ जो पेनिनसुलर इंडिया में रिवर्स बहती हैं इन्हें हम प्रायद्वीपीय नदियाँ कहते हैं, और जो जिनका भी उद्गम हिमालय से है वो सब कौन सी नदियाँ हैं? हिमालयी नदियाँ हैं, ठीक है, हिमालयन रिवर्स हैं वो। तो इनका एक कंपैरेटिव स्टडी करना है, ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। ऑप्शन ए, अधिकांश हिमालय नदियाँ 12मासी हैं जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियाँ वर्षा पर निर्भर करती हैं। ये इनकी प्रॉपर्टीज हैं हिमालयन रिवर और पेनिनसुलर रिवर की। नेक्स्ट, हिमालयी नदी की ढाल प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक खड़ा है। नेक्स्ट, प्रायद्वीपीय नदी यानी पेनिनसुलर रिवर हिमालयन रिवर की तुलना में अपने रास्ते में अधिक क्षरण का कारण बनती, यानी इरोजन कह रहा है कि पेनिनसुलर रिवर में हिमालयन रिवर्स के कंपैरेटिवली ज़्यादा इरोजन देखा जाता है, ये कह रहा है क्वेश्चन। ऑप्शंस देखेंगे हम लोग, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन देखिए, केवल ए और बी, ठीक है, पहला ऑप्शन है केवल ए और बी, दूसरा केवल बी और सी, तीसरा केवल ए और सी, चौथा यानी कि इनमें से सभी यानी ए बी सी तीनों, या इनमें से कोई नहीं यानी कि इनमें से कोई भी आंसर नहीं है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि अधिकांशतः हिमालय नदियाँ 12मासी है। यस, 12 महीने यानी कि पूरे होल द ईयर उन नदियों में पानी रहता है, क्योंकि उनका ओरिजिन क्या है? ग्लेशियर ओरिजिन है। तो ये आंसर तो सही हो जाएगा। और जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं दे आर कम्प्लीटली बेस्ड ऑन रेनफॉल, उनके बेसिस पर ही उन नदियों में पानी होता है। अगला ऑप्शन देखेंगे कि जो हिमालयन रिवर्स है उसकी ढाल प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक खड़ी है। हाँ, क्योंकि हिमालय ऊंचाई से निकलती है और प्रायद्वीपीय नदियों की ढाल जो है कम होती है, यानी कि उनका जो ग्रेडियंट है लो होता है कंपैरेटिवली हिमालयन रिवर्स के। तो ये ऑप्शन भी हमारा सही हो गया। तीसरा जो है पेनिनसुलर रिवर्स में कह रहा है कि पेनिनसुलर रिवर्स जो है ज़्यादा इरोजन करती हैं और हिमालयन रिवर्स कम इरोजन करती हैं। दिस इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग, क्योंकि जब हम बहुत ऊंचाई से कोई नदी निकलती है तो उसके अंदर उतनी ही ज़्यादा एनर्जी होती है, उतनी ही यंग होती है, तो उसके अंदर इरोजन करने की उतनी ही ज़्यादा एनर्जी है, ठीक है। तो कंपैरेटिवली हिमालयन रिवर्स ज़्यादा इरोजन करेंगी और पेनिनसुलर रिवर्स कम। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा रॉन्ग। तो सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए, केवल 1 ए और बी। ए और बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए कॉन्सेप्ट पे आप ध्यान देंगे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी एक मीठे पानी की झील है? ठीक है, झील यानी लेक की बात कर रहे हैं। चिल्का लेक, सांभर लेक, वुलर लेक, लोकटक लेक, या इनमें से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए चिल्का लेक तो बहुत फेमस है, हम सबको मालूम है कि चिल्का लेक एक सॉल्ट वाटर लेक है, सांभर लेक भी सॉल्ट वाटर लेक है। वुलर लेक और लोकटक लेक ये दोनों मीठे पानी की झील है, ठीक है। वुलर लेक जो है वो जम्मू कश्मीर में है, लोकटक जो है वो लोकटक हमारी मणिपुर में, ठीक है। तो वुलर हमारा सही आंसर हो जाएगा और लोकटक, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5, यानी कि वुलर भी सही आंसर है, मीठे पानी की झील है, और लोकटक भी मीठे पानी की झील है। आपको इसका लोकेशन याद रखना है कि वुलर जो है जम्मू कश्मीर में है और लोकटक जो है वो मणिपुर में है। और वुलर किस नदी से बन रही है वो झील? झेलम नदी से। और लोकटक जो है वो एक तैरती द्वीपीय झील है, यानी कि एक आइलैंड लेक है, जैसे माजुली आइलैंड लेक है, माजुली द्वीप, उसी तरह से है, लेकिन ये थोड़ी छोटी है। तो ये फ्लोटिंग आइलैंड है, फ्लोटिंग लेक है। और इसी लोकटक झील में ही केबुल लामजाओ नेशनल पार्क भी है। तो लोकटक मणिपुर में है, वुलर जम्मू कश्मीर में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दामोदर, कोयल और स्वर्णरेखा नदियाँ, इन तीनों नदियों का आई होप आपने नाम सुना होगा, निम्नलिखित में से किससे निकलती हैं? तो ये तीनों नदियाँ जो हैं, ऑप्शंस देखेंगे, दक्कन का पठार, सेंट्रल हाईलैंड, छोटा नागपुर का पठार, मेघालय का पठार, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बहुत ही आसान सवाल है ये, है ना। दामोदर, कोयल और स्वर्णरेखा नदियाँ जो हैं वो निकलती हैं छोटा नागपुर के
पठार से। ये तीनों ही नदियाँ बहुत इम्पॉर्टेंट हैं छोटा नागपुर पठार के लिए। यहाँ की जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो उन पे बेस्ड है, यहाँ का जो सेटलमेंट है उसकी वजह से है, यहाँ जो खेती होती है उनमें बहुत इम्पॉर्टेंट योगदान है इन नदियों का। तो ये सभी नदियाँ जो है छोटा नागपुर पठार से निकलती है। दामोदर नदी की अलग से अगर बात करें तो दामोदर नदी सबसे लंबी नदी है जो कि छोटा नागपुर पठार से निकलती है, ठीक है। इसे ही बंगाल का शोक भी कहा जाता है क्योंकि दामोदर नदी में बाढ़ आने की वजह से बंगाल में अर्थव्यवस्था चरमराती है। नेक्स्ट, स्वर्णरेखा नदी जो है वो एक मौसमी नदी है, यानी बारिश जब अच्छी होती है तो उसमें अच्छे से पानी होता है, अदरवाइज नहीं होता है। इसकी लंबाई है 395 किलोमीटर्स और इसका जो ड्रेनेज एरिया है, जो पूरा का पूरा एरिया है जिसको वो ड्रेन करती है, वो लगभग 19,196 स्क्वायर किलोमीटर है और ये झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में बहती है। कोयल नदी जो है, कोयल नदी पर्टिकुलरली हमारे पलामू टाइगर रिजर्व से निकलती है और कोयल नदी ही आगे जा करके 2 भागों में बढ़ जाती है। इसको हम बोलते हैं उत्तरी कोयल और दक्षिणी कोयल। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब भारत में चंद्र और भागा नदियां किस क्षेत्र में बहती हैं? आपने सुना होगा ना, हम ऑप्शंस देखेंगे, स्पीति, लद्दाख, लाहौल, कारगिल, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ देखिए, चंद्र एक नदी का नाम है, भागा, और आपने कई बार सुना होगा चंद्रभागा नदी। तो ये दोनों 2 नदियों के नाम हैं जिसे एक साथ लिया जाता है और ये किस क्षेत्र में बहती है? लाहौल। और ये देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये लाहौर नहीं है, ये है लाहौल स्पीति, ठीक है। एक ज़िला है लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश का, जहाँ पर ये नदी बहती है, ठीक है। और ये दोनों नदियाँ अलग अलग जो हैं, ये दोनों नदियाँ हिमाचल प्रदेश के केलांग के निकट आपस में मिलती हैं। ताड़ी एक जगह का नाम है जहाँ पे चंद्र और भागा नदियाँ आपस में मिल जाती हैं। तो ये कौन से स्थान में बहती है? लाहौल, और लाहौल स्पीति जिला का नाम है जो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस स्थान पर कोसी नदी गंगा नदी से आके मिलती है? कोसी नदी बिहार का शोक, जिसे बिहार के लोग, हमारा देश कोसता है। तो कोसी नदी गंगा नदी से मिलती है, कहाँ पर मिलती है? कुर्सेला, वैशाली, हाजीपुर, जमालपुर या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो कोसी नदी है गंगा नदी से कुर्सेला में मिलती है, और कुर्सेला एक जगह है, कटिहार में पड़ता है ये, ठीक है। कुर्सेला कटिहार में गंगा नदी से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है? कौन सी उपनदी गंगा नदी घाटी का भाग है? ऑप्शंस देख लेंगे, शंख नदी, उत्तरी कोयल नदी, दक्षिणी कोयल नदी, बराकर नदी या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, आपको मैं ऐसे एक मोटा मोटी बताती हूँ कि गंगा नदी, ये जो सारी नदियाँ हैं, सबसे पहले ये देखिए कि सारी नदियाँ जो है वो झारखंड में बहती हैं, ठीक है, सारी नदियाँ। और गंगा नदी की जब हम बात करेंगे, गंगा नदी सिर्फ और सिर्फ एक ज़िले से होके बहती है जो कि उत्तर पूर्व में स्थित है, साहेबगंज जिला, ठीक है, सिर्फ वहाँ से होके बहती है। और ये सारी नदियाँ जो हैं पूरे झारखंड में बहती हैं। तो सबसे पहले ये सारी इसकी नदियाँ उपनदियाँ होंगी ही नहीं, ठीक है। कौन सी इसकी उपनदी होगी? सिर्फ और सिर्फ उत्तर कोयल नदी, नॉर्थ कोयल रिवर, सिर्फ इसकी उपनदी होगी गंगा नदी की, ठीक है, उपनदी। और उत्तर कोयल नदी की जो नदी सहायक नदी है वो है सोन नदी, ठीक है। अगर हम लोग ऐसे देखेंगे मैप झारखंड का, ठीक है, तो यहाँ पर सोन नदी जो है झारखंड को छू कर बह रही है और यहीं पर उत्तर कोयल नदी आके गंगा की उपनदी बनती है, ठीक है। और सोन नदी ही एकमात्र नदी है झारखंड की जो कि है जिसमें सालों भर पानी रहता है नदियों में। अदरवाइज जितनी भी नदियां हैं झारखंड की, सभी नदियां कैसी हैं? मौसमी हैं, बरसाती नदियां भी आप इसे कह सकते हैं। अगर बारिश हुई तो नदियों में प्रॉपर पानी रहता है, अदरवाइज वो नदियां लगभग सूखी होती हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है हमारी फतुहा के पास गंगा में मिलती है। फतुहा एक जगह है बिहार में। ऑप्शंस देखेंगे, सोन, पुनपुन, सकरी, बालन और इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी नदी है जो फतुहा के पास गंगा से मिलती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुनपुन नदी। पुनपुन नदी जो है बिहार की राजधानी पटना में स्थित है, वहीं पर है पटना में, और फतुहा के पास गंगा नदी पुनपुन नदी से मिलती है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा और भगीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाते हैं? निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा और भगीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाते हैं? तो देखिए, अलकनंदा और भागीरथी दो अलग अलग नदियां हैं, पर पूछा जा रहा है प्रश्न में कि वो कौन सा स्थान है जहाँ पे ये दोनों मिल जाते हैं और फिर वहां से इनको गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। तो देखेंगे ऑप्शंस, हरिद्वार, ऋषिकेश, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, इनमें से कोई नहीं। तो ये बड़ा ही जो सवाल है आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि कौन सी दो नदियां मिलती हैं और कहाँ पर मिलती हैं। तो देखिए, ध्यान दीजिए, अलकनंदा और भागीरथी जो है वो देवप्रयाग में मिलती हैं, ठीक है। रुद्रप्रयाग में जो है मंदाकिनी से मिलती है अलकनंदा, ठीक है। मंदाकिनी भी नदी है, मंदाकिनी से जब अलकनंदा मिलती है तो वो जगह है रुद्रप्रयाग, ठीक है। और पंचप्रयाग और बद्रीनाथ भी अलकनंदा नदी के तट पर ही स्थित है। ये वो स्थान है जो पर्यटन स्थल है, लोग जाते हैं यहाँ घूमने। तो पंचप्रयाग और बद्रीनाथ भी है और उत्तराखंड के में ही स्थित है, अलकनंदा नदी के तट पर। तो अलकनंदा नदी मंदाकिनी नदी से मिलती है रुद्रप्रयाग में, पर अलकनंदा नदी भागीरथी नदी से मिलती है देवप्रयाग में, और इसका सही आंसर होगा देवप्रयाग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? बागमती, घाघरा, गंडक, कमला या इनमें से कोई नहीं। ये भी ये सारे क्वेश्चंस आप देखेंगे स्टूडेंट, सारे हमारे PYQ क्वेश्चन है। ये आपके रीसेंट 10 साल के क्वेश्चंस में से लिए गए प्रश्न हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि तेल नदी जो है वो महानदी की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? महानदी की सहायक नदी है। देखिए, एक्सप्लेनेशन देख लेंगे। और महानदी की जो अन्य सहायक नदियां हैं वो है वैतरणी, ब्राह्मणी, शिवनाथ, जोंक, हसदो, मांड इत्यादि। तो महानदी की ही सहायक नदी है तेल नदी भी, और ये सारी नदियां भी। अगला सवाल देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां जो हैं बंगाल की खाड़ी में गिरती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको हम लोग डिटेल में मैप की सहायता से देखेंगे। गंगा, ऑप्शन देखिए, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी कृष्णा, कावेरी, लूनी, नर्मदा, ताप्ती, और ऑप्शन लास्ट ऑप्शन है दोनों, 1 या 2। तो यहाँ देखिए, हमारा जो भारत है, भारत में जो दो तरह की नदियां बहती, एक तो जो हिमालय से जिनका उद्गम होता है और जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं। तो ये दो जगह से एक बहती हैं इस तरफ और एक बहती हैं बंगाल की खाड़ी यानी बे ऑफ बंगाल में गिराती हैं अपना जल, और एक अरेबियन सी या एक अरेबियन सी में गिराती हैं या एक अरब सागर में गिराती हैं, ठीक है। अरेबियन सी, इसे कहते हैं अरब सागर, और हमारे इस तरफ है बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल। तो बहुत सारी नदियां, यानी कि बहुत सारी नहीं, मैक्सिमम अधिकतर नदियां बंगाल की खाड़ी में ही अपना जल गिराती हैं, पर कुछ खास नदियां हैं जो अपना जल अरब सागर में गिराती हैं। उनमें से प्रमुख है नर्मदा और ताप्ती। ये देखिए, इस भाग में है नर्मदा और ताप्ती, ये नदियां जो है अरब सागर में अपना जल गिराती हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए, ये नहीं गिराती हैं, यानी कि 3 नहीं होगा। गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी कृष्णा, कावेरी, ये सब सारी नदियां जो है बे ऑफ बंगाल में अपना जल गिराती हैं। इसका ऑप्शन हो जाएगा नंबर 4, दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे इसके, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में यरलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? ये नाम है एक नदी का जिसे पूछा जा रहा है कि भारत में इस नदी को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शंस देखेंगे, गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, महानदी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी, इसका जो उद्गम है मानसरोवर से निकलती है। तिब्बत में इसको, तिब्बती भाषा में इसे यरलुंग जंगबो कहा जाता है या इसे सांगपो नदी भी कहा जाता है। इंग्लिश में अगर आप देखेंगे ये तसांगपो आपको लगेगा, ठीक है, टी इसमें साइलेंट होता है, तसांगपो, लेकिन ये है क्या, सांगपो रिवर। सांगपो रिवर कहते हैं ब्रह्मपुत्र नदी को, यारलुंग जंगबो भी ब्रह्मपुत्र नदी को कहते हैं। कहाँ? तिब्बत में। और ब्रह्मपुत्र नदी जो भारत में जब बहती है तो उसकी कितनी लंबाई है? 916 किलोमीटर ही है जितनी वो भारत में क्रॉस करती है, उसकी लंबाई है 916। और यही ब्रह्मपुत्र नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है तो इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। ये भी प्रश्न आता है कि वो कौन सी भारत की नदी है जिसे बांग्लादेश में जमुना के नाम से पुकारा जाता है? तो आंसर क्या होगा? ब्रह्मपुत्र नदी। ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है, इसका क्या कारण है? ये बहुत कॉन्सेप्चुअल सवाल है, बहुत ध्यान से समझेंगे। मॉनसून इस क्षेत्र में पहुंचने में असफल रहता है, यहाँ बहुत गर्मी होती है, यहाँ जल उपलब्ध नहीं है और इस प्रकार हवाएं शुष्क रहती हैं। हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती जिसके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई नहीं प्राप्त होती है, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखेंगे स्टूडेंट्स, जो हमारा मॉनसून है ये अगर हम देखें कि ये गुजरात वाला भाग है तो ये भाग है राजस्थान का, ठीक है, ये भाग है हमारे राजस्थान का। तो प्रश्न पूछा जा रहा है कि राजस्थान में इतनी कम वर्षा क्यों होती है? तो इसका सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ कोई बाधा नहीं है राजस्थान में। अगर हम लोग ध्यान दें अच्छे से तो देखेंगे कि यहाँ कोई, जैसे हवा को जब रुकावट मिलती है, जैसे हिमालय के पास एक बहुत बड़ा बैरियर है, इस वजह से यहाँ रुकावट होने की वजह से यहाँ प्रॉपर बारिश होती है। यूपी में, बिहार में, झारखंड में, फिर जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वहाँ पर भी जो छोटे छोटे हिल्स है, गारो, खासी, जयंतिया, वहाँ पर क्यों बारिश होती? क्योंकि वहाँ एक रुकावट मिलती है हवा को, और वो बाधा मिलने के बाद, बैरियर मिलने के बाद हवा जो है उससे टकरा के ऊपर जाती है और ऊपर जाके वो बादल बनाते हैं और उससे बारिश होती है। तो इस तरह का कोई बैरियर राजस्थान में नहीं मिलता है मॉनसून को, ठीक है। हाँ, मॉनसून पहुंचता ज़रूर है, ठीक है, पहुंचता तो है अपनी साउथ वेस्ट ब्रांच के द्वारा, लेकिन अरावली पर्वत की जो हाइट है वो थोड़ी कम भी है, इस वजह से वहाँ बारिश को जो है कोई बैरियर इस तरह से नहीं मिलता, और इस वजह से वहाँ का जो मौसम है बहुत ज़्यादा बारिश नहीं ले पाता है वहाँ, इसलिए राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है, ठीक है। और बहुत कम वर्षा होने की वजह से यहाँ वहाँ बहुत अधिक गर्मी भी पड़ती है और बहुत अधिक ठंड भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण। यहाँ पे कोपेन्स क्लासिफिकेशन की बात हो रही है, जो क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन है कोपेन्स का, उसके अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जाती है? तो जो कोपेन्स क्लासिफिकेशन है उसमें इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स को यूज़ करके कोपेन्स ने जो क्लाइमेट को डिवाइड किया है, अलग अलग रीजन को अलग अलग अल्फ़ाबेट से बताया है कि यहाँ पे इस तरह की जलवायु वर्गीकरण है। तो ऑप्शंस देखेंगे, पूछा जा रहा है उत्तर बिहार की जलवायु कैसे प्रदर्शित की जाती है। तो ऑप्शन देखिए, सी कैपिटल है, डब्ल्यू स्मॉल, जी स्मॉल, ए डब्ल्यू, सी ए डब्ल्यू, सी बी डब्ल्यू, और इनमें से कोई नहीं। यहाँ ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, ये जो आइकन है कॉमा का, या इसे आप सेमी कोलोन भी कह सकते हैं, ये जो है ये भी एक निशान है उसका। उन्होंने, कोपेन महोदय ने इन सभी चीज़ों का प्रयोग किया है अपने क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन को बताने के लिए। तो उत्तर बिहार की जो जलवायु है, अगर हम लोग देखें ऐसे,
कोपेंस ने जिस तरह से डिवाइड किया है, ठीक है, तो ये अगर हम लोग देखें तो ये वाला जो भाग है इसी में नॉर्थ बिहार आएगा, और इसको बताया है उन्होंने CWG के नाम से। ये पूरा जो इलाका है, पूरा जो एरिया है, उसको CWG के अंतर्गत बांटा है, और ये क्लासिफिकेशन आ जाता है ड्राई, यानी कि शुष्क शीत ऋतु वाला ये टाइप आ जाता है CWG, जो कि उत्तर बिहार में है। और ये क्लासिफिकेशन किस पे बेस्ड है? कोपेंस का क्लासिफिकेशन टेम्परेचर और रेनफॉल पर बेस्ड है। कंप्लीटली इट इज बेस्ड ऑन टेम्परेचर एंड रेनफॉल, ठीक है। तो CWG इसका कोड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पश्चिमी घाट और उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियां और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाने वाले वनों को चुनिए। पूछा जा रहा है कि वो कौन सा फॉरेस्ट टाइप है जो यहाँ पर मिलता है। तो उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, उष्णकटिबंधीय वर्षा या सदाबहार वन, पर्वतीय वन, या इनमें से कोई नहीं। तो पश्चिमी घाट यानी वेस्टर्न घाट पे, नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स पे, या अंडमान निकोबार में जो है हमारे उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है, यानी कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट है जो वहाँ पाया जाता है, क्योंकि वहाँ वर्ष भर जो है पेड़ पौधे अपनी पत्तियां नहीं गिराते हैं, वो सदा एवरग्रीन रहते हैं। तो इन क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन या एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस राज्य में वन का विस्तार 75% से अधिक नहीं है, यानी 75% से अधिक नहीं है। ध्यान देंगे हम लोग कि जब फॉरेस्ट कवर की बात करेंगे तो एक होता है क्षेत्र, यानी कि उसमें परसेंटेज नहीं देखते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन है परसेंटेज बेस्ड, तो ध्यान देंगे। मिजोरम यहाँ, और ये एक नेगेटिव सवाल भी है, नहीं है देखिए प्रश्न में, जहाँ 75 से अधिक नहीं है। मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, मध्य प्रदेश, और उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नंबर 5, क्योंकि देखिए जो भारतीय वन रिपोर्ट है या इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार 2021 के अनुसार मध्य प्रदेश की जो जनसंख्या है, जनसंख्या कह रही हूँ सॉरी, मध्य प्रदेश में जो वन प्रदेश है वो लगभग 25.14% है, 14% है। तो यहाँ देखिए परसेंटेज में जब बात करेंगे तो मध्य प्रदेश का जो 1% है वो कम है, ठीक है। नागालैंड में 73.90 है, मिजोरम में 84.53 है, और मेघालय में 76% है। तो मिजोरम और मिजोरम में जो है 75% से अधिक, 75% से अधिक नहीं है, हमारे मध्य प्रदेश में 75 से अधिक नहीं है, और नागालैंड में 75 से अधिक नहीं है, यानी इसका आंसर जो हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। 2 क्षेत्र ऐसे हैं जहां 75 से अधिक नहीं है, यानी कि मिजोरम में और मेघालय में 75 से अधिक है, ठीक है। और अब एक और एक्स्ट्रा इसमें आपको बता दूं कि लक्षद्वीप में यूनियन टेरिटरी की अगर बात की जाए, केंद्र शासित प्रदेश में जहां सबसे ज़्यादा वन है तो लक्षद्वीप 90.33%, और राज्य की बात करें तो मिजोरम, जहां पे सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं परसेंटेज में, ठीक है। अगर एरिया कवर बोला जाए तो ये पूरा डाटा चेंज हो जाएगा, ध्यान देंगे। परसेंटेज में मिजोरम है, बट एरिया में मध्य प्रदेश है फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है? अब देखिए यहाँ क्वेश्चन आ गया एरिया, है ना, हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है। पतझड़ यानी कि डेसिडुअस फॉरेस्ट, ठीक है। उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, और उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मैंने आपको बताया कि क्षेत्र, जब एरिया बात करें तो मध्य प्रदेश होगा, पर जब परसेंटेज की बात करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा और इसमें नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आएंगे। यहाँ देखिए फॉरेस्ट कवर और फॉरेस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं। एरिया देखिए 85,547 स्क्वायर किलोमीटर है मध्य प्रदेश का, ठीक है।
लेकिन जब हम बात करेंगे अरुणाचल, मेघालय, वहाँ पे ये जो स्क्वायर किलोमीटर है वो कम है, लेकिन परसेंटेज जब उसका निकालेंगे, क्योंकि वो स्टेट छोटा है कंपैरेटिवली मध्य प्रदेश के लिए, इसलिए जब हाईएस्ट बोला जाएगा कि मैक्सिमम कहाँ है परसेंटेज में, मध्य प्रदेश पीछे आ जाएगा, और जब टोटल एरिया बोला जाएगा तो मध्य प्रदेश विल बी द नंबर 1 स्टेट फॉर हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर। निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है? देखिए ये भी सेम उसी तरह का रिलेटेड सवाल है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, असम, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, इसका सही आंसर होगा कि सर्वाधिक। देखिए दिए गए ऑप्शंस में से आपको देना है, निम्नलिखित में से, पूरे विश्व में नहीं, पूरे राज्य में नहीं पूछ रहा है कि निम्नलिखित जो नीचे दिए गए हैं ऑप्शन उनमें, तो अरुणाचल है इसलिए अरुणाचल हो जाएगा। अगर अरुणाचल नहीं होता और मध्य प्रदेश ऑप्शन में होता तो मध्य प्रदेश विल बी द राइट आंसर। तो अरुणाचल हो जाएगा सेकंड, ठीक है। इंडिया की अगर बात करें, इंडिया का फॉरेस्ट कवर है 24.62%, 80,09,537 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फॉरेस्ट कवर है पूरे इंडिया की अगर बात करें तो, और टोटल इंडिया में 24.62%। बट होना कितना चाहिए कवर? एटलीस्ट 33% तो फॉरेस्ट कवर होना चाहिए, बट इंडिया इज लैगिंग बिहाइंड। इंडिया में फॉरेस्ट कवर घट रहे हैं, इसीलिए हम लोग जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं या जो अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाते हैं वो कहते हैं कि पेड़ों को लगाइए, पेड़ों को काटिए नहीं। और इसी को अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखेंगे तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन है, फॉरेस्ट है, सेकंड में आता है अरुणाचल, थर्ड में आता है छत्तीसगढ़, फोर्थ है ओडिशा का नंबर, और फिफ्थ है महाराष्ट्र, ठीक है। तो यहाँ से अधिक से कम की ओर जा रहा है, असेंडिंग से डिसेंडिंग ऑर्डर में है ये, ठीक है, ये ध्यान देंगे। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप मुझसे ज़रूर कमेंट सेक्शन में इस बारे में बात कर सकते हैं, और हमारे चैनल को इतना सपोर्ट करने के लिए आप सबका बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सब अपने रिवीजन को बेहतर बनाइए, और मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं कि आप और अच्छा करें अपने रिवीजन में, और हमारे चैनल पे बने रहिए। थैंक यू सो मच।